अब एक फायदे की बात जो हमारे लिए आ रही है, मैं चाहूँगा कि उसको हम अडॉप्ट करें कॉलेज के लिए। इस पॉलिसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि और मदरसे के बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत इसकी सहूलत हो जाएगी कि बीई, एमबीए, बिजनेस मैनेजमेंट, ऑल दीज कोर्सेज विल बी रन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, मदर टंग। अभी तक सारे कोर्सेज इंग्लिश में चलते हैं बीफॉर्म के, और बीई है, एमबीए है, इंग्लिश में चलते हैं। लेकिन पॉलिसी कह रही है कि नहीं, अब इसको हम रीजनल लैंग्वेज में शुरू करने जा रहे हैं, 8 रीजनल लैंग्वेजेस में। ये अभी स्टिल वक्त 22 से शुरू हो जाएगा, उसमें उर्दू नहीं है, ये हमें कोशिश करना पड़ेगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आगे कोई रीजनल लैंग्वेजेस और बढ़ती है तो हम उसको बढ़ाएंगे। तो अगर 9वीं बढ़े तो मेरी ख्वाहिश है कि वो उर्दू बढ़े। हाँ, ऑप्शन खुला है, लेकिन उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। मेरे बोलने से नहीं शुरू होगा, उसके लिए किताबें बनानी पड़ेगी उर्दू में, बीई की, फार्मेसी की, एमबीए की। वो किताबें बनाने का काम आपको करना पड़ेगा उर्दू में। आज हमारा रोना ये है कि हमारे पास उर्दू में कोई सरमाया नहीं है। मैं कोई साइकोलॉजी की किताब उर्दू में ढूंढूं तो नहीं मिलती। बीई की तो बहुत दूर की बात है, बीई तो बहुत दूर की बात है, एमबीए के बारे में तो सोच भी नहीं सकता मैं। तो ये काम आपको मुझे करना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर द टेक्स्ट बुक, वी हैव टू ट्रांसलेट। प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ ट्रांसलेट करना है। यू हैव टू ट्रांसलेट दिस बुक्स इनटू उर्दू, और फिर हम एक एप्लीकेशन देंगे यूनिवर्सिटी को, जामिया कि जामिया में हम भी उर्दू में चलाना चाहते हैं। तो इसका फायदा ये होगा, हमारे बच्चे जो फारगीन हैं, जो इंग्लिश नहीं जानते, ये जब 12वीं पास होके आएंगे, हमारी ऑटोनोमस जामिया यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे, एडमिशन लेंगे, तो उर्दू में बीए पढ़ेगा तो आसानी से पास हो जाएगा ना। उसके बाद इंग्लिश का उतना नॉलेज नहीं है, तो ना सही उर्दू में पढ़ लेंगे, वो भी एमबीए कर ले। ये एक बेनिफिट हम ले सकते हैं इस पॉलिसी से। अभी 8 लैंग्वेजेस है, उसमें उर्दू नहीं है, तो हम चाहें तो उर्दू को इसमें शामिल कर सकते हैं, करना चाहिए हमको। तो ये सारी डिग्रीज हमारी नाम बदल जाने वाले हैं, आकार बदल जाने वाले हैं। हाँ, एक फायदा इसने बड़ा अच्छा दिया है। पहले ये होता था कि हम कॉलेज के 2 साल पढ़ लेते थे, फाइनल ईयर नहीं पढ़ते थे, फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़ लिए, छोड़ दिए। अब मुझसे कोई पूछता था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं बड़ा डायलेमे में रहता था, क्या बोलूँ मैं, ग्रेजुएट हूँ, 12वीं पास हूँ, मैं तो बीच में लटका हूँ। ग्रेजुएट तो हूँ नहीं मैं, फाइनल ईयर दिया नहीं मैं, तो मैं क्या हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ कि 12वीं पास हूँ। अब उसका एक कसूर यह है कि खाली 1 ही साल नहीं पढ़ा, इसलिए वो ग्रेजुएट नहीं बोल पा रहे अपने आप। गवर्नमेंट ने इसको खत्म किया है, एक सहूलत स्टूडेंट्स को दी है। उसने कहा है कि ठीक है, आप जब पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपको अवार्ड देंगे। आप पहला साल पढ़िए, और इसमें एक मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट है कॉलेज में। मल्टीपल एंट्री, तालिब इल्म जब आया, दाखिला ले, 2 साल बाद चला जाए, फिर तीसरे साल आए, मौलाना मुझे दाखिला चाहिए, आपको देना पड़ेगा। फिर 1 साल पढ़े, फिर चला जाए, फिर आए, सर मुझे दाखिला चाहिए, देना पड़ेगा। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, जब चाहे आए, जब चाहे चला जाए का मतलब अपने रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए अगर वो जाना चाहे तो अपनी मर्जी से नहीं। तो मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री कॉलेज में रहेगी, रोक नहीं सकेंगे आप उसको। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हर साल का एक अवार्ड मिलेगा। बच्चा कॉलेज का पहला ईयर पढ़ेगा, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट, कंप्लीटेड फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कोर्स इन इंग्लिश, उसने 1 साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सर्टिफिकेट। अब आप बोलेंगे कि मैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या, बोलेगा मेरे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, मतलब मैं 1 साल कॉलेज पढ़ा हूँ, सर्टिफिकेट है मेरे पास। 2 साल पढ़ लेगा, उसको डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन। इसका मतलब होगा कि इसने कॉलेज की तालीम 2 साल पढ़ी है, डिप्लोमा दिया जाएगा, बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको। 3rd ईयर जब वो पास कर लेगा, उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, 3rd ईयर। तो हर साल जब वो पढ़ेगा तो उसको मिलता जाएगा, और जब 4था साल पास करेगा वो, तो उसको दिया जाएगा ग्रेजुएशन इन रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर उसका सब्जेक्ट रिसर्च का है तो रिसर्च लिखा जाएगा, नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा जाएगा। 5वें साल पढ़ेगा, उसको पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा दिया जाएगा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये मल्टीपल एंट्री होगी, और हर साल का उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब मैं 2 साल कॉलेज पढ़ के छोड़ दूं और कोई मुझसे पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बोलूँगा मैं ग्रेजुएट डिप्लोमा है मेरे पास,
मेरे पास ग्रेजुएट डिप्लोमा है, मतलब मैं 2 साल पढ़ा हूँ कॉलेज, 1 साल पढ़ा बोलूँगा, सर्टिफिकेट है मेरे पास ग्रेजुएशन। और ये सब मायने रखेंगे जॉब्स के लिए, जॉब्स के लिए मायने रखेंगे। जिसके बाद डिप्लोमा होगा उसको तरजीह दी जाएगी, मतलब 2 साल जो पढ़ा उसको तरजीह दी जाएगी। और एक नया सिस्टम इसमें जो आया वो है स्टोर, क्रेडिट स्टोर बैंक, क्रेडिट स्टोर बैंक। तो बच्चे की एक बैंक होगी, 1 साल पढ़ के चला गया ना, उसका रिकॉर्ड वो कॉलेज रखेगी, उसका रिकॉर्ड है, दूसरे साल आएगा, वो रिकॉर्ड की बुनियाद पर उसको दूसरे साल में एडमिशन देना पड़ेगा। और अगर वो बोलेगा नहीं मैं चेन्नई पढ़ने जा रहा हूँ, आपको उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इसने कंप्लीट किया है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो भी किया। तो वो स्टोर हो जाएगा, वो ज़ाय नहीं होगा। मतलब अभी ज़ाय हो जाता है तो 2 साल पढ़ने के बाद ज़ाय, अब वो ज़ाय नहीं होगा। उसके पूरा रिकॉर्ड आपको कॉलेज में मेंटेन रखने पड़ेंगे। तो 5 साल बाद आता है ना, बोलता है कि मैं अब वो डिप्लोमा में कोर्स एडमिशन लूँगा, आपको रजिस्टर निकाल के देखना पड़ेगा इसके रिकॉर्ड के। तो वो क्रेडिट बैंक है, आप बच्चे के जो भी पढ़ाएंगे वो वेस्ट नहीं होगा, जितना आप पढ़ेगा उसका रिवॉर्ड। मैंने कहा ना बच्चे को बहुत सेफ्टी है, बच्चे को बहुत सेफ्टी है। इसमें एक कोर्स को डिलीट कर दिया गवर्नमेंट ने, इस पॉलिसी में एक कोर्स को डिलीट कर दिया है। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कल अपने कम्युनिके में उसने कहा कि दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू टेक एडमिशन फॉर एमफिल। एमफिल कोर्स खत्म हो गया, अब एमफिल कोर्स नहीं रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो कल डिक्लेयर किया कि एमफिल के स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन ना लें, हमने ये कोर्स बंद कर दिया, इसी साल से बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि 2 साल चलेगा ना, इस साल एडमिशन लेके 1 साल और चलाना पड़ेगा, 22 से पॉलिसी बदलना है उनको। तो इसी साल से उसने कहा कि हम एडमिशन नहीं दे रहे, एमफिल बंद होगा। बंद करना जरूरी भी है, इससे कि ग्रेजुएशन का जो चौथा साल है वो यही तो है, यही है रिसर्च जो ईयर है वो एमफिल के लिए बराबर इक्विवेलेंट टू एमफिल है। तो ये बंद हो जाएगा। तो आप अगर ख्वाब देख रहे होंगे अपने बच्चों को एमफिल कराने का या खुद करने का, तो छोड़ दीजिए, कोर्स बंद। इसके तरीक़ेकार में बहुत तब्दीली आ गई है। टीचर्स के लिए मेथड्स का जानना बहुत ज़रूरी है, बस 2 मिनट मांग लीजिए। इसके तरीक़ेकार में बहुत तब्दीली आ गई है। टीचर का रोल जो है बहुत बदल गया है। तो जो टीचर का रोल है इसमें पढ़ाई के लिए जो कहा गया है कि इट विल बी बेस्ड अपॉन क्रिएटिव, साइंटिफिक, इनोवेटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड। ये 4 पॉइंट दिए होते हैं। क्रिएटिव होगी, साइंटिफिक होगी, प्रैक्टिकल होगी, इनोवेटिव होगी और लॉजिकल थिंकिंग को ये डेवलप करेगी बच्चे। इसी के बेस पे किताबें बनेंगी, आपको अपने मेथड इसी के बेस पे बनाने पड़ेंगे। मतलब आपको अपने सब्जेक्ट में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, इसलिए कि अब एग्ज़ाम का सिस्टम बदलेगा, पर्चे की नहेज बदलेगी, असेसमेंट बदलेगा, तो पढ़ाई का तरीका भी बदलेगा। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पढ़ा सकते हैं, रॉट लर्निंग नहीं होगी, रट कर पढ़ने वाले कोई सवाल नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज हम नहीं दे सकते आप कि डॉक्टर कलाम बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने मिसाइल बनाया, अग्नि बनाया, ये हम जो पढ़ाते हैं। अब हम जो सवाल पूछेंगे तो ऐसा नहीं पूछ सकते कि फादर ऑफ मिसाइल कौन है, फादर ऑफ मिसाइल कौन है, ये नहीं पूछ सकते। आपको इसको मंतकी सोच में डालना पड़ेगा जो उसको सोचने मजबूर करे। अब आपको सवाल अपने पर्चे में रखने पड़ेंगे कि डॉक्टर कलाम साइंसदान की बजाय अगर सियासतदान होते तो भारत को कितना फायदा पहुंचाते। अभी तो आपको मुझे भी सोचना पड़ेगा 2 मिनट के लिए डॉक्टर कलाम अगर साइंसदान ना होते, सियासतदान होते तो भारत को क्या लाभ पहुंचाते। इट विल डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट आएंगे, अलग अलग राय होंगी। आप ये नहीं पढ़ा सकते कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में रोज डूब जाता है। 5वीं के बच्चे को, 6ठी के बच्चे को आप ऐसे पढ़ाते हैं, मशरिक से निकलता है मगरिब में डूब जाता है। अब आपको इसको लॉजिकल टच देना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा सवाल कि
किसी दिन अगर सूरज मगरिब में डूबने के बाद मगरिब से निकल जाए तो क्या होगा? मगरिब में डूबा और वहीं से निकल गया तो क्या होगा? अब ये सवाल तो सोचने का, ऐसा नहीं कि मैं टिक कर दूं, ABC में टिक कर दूं, मुझे सोचना पड़ेगा अरे क्या होगा, क्या होगा। नंबर 1, जापान में 24 घंटे की रात हो जाएगी, दूसरे दिन वो जापान में निकलता है, अमेरिका में डूबता है। अब अमेरिका में डूबने के बाद वहीं से निकल गया तो वहाँ 24 घंटे का दिन हो जाएगा और जापान में 24 घंटे की रात हो जाएगी। इतना एकदम सोचा, यानी सिंपल लॉजिक तो मुझे भी समझता है, बाकी और बहुत सारे असरात होंगे। इट विल डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा, ये इम्पैक्ट आपको लाना पड़ेगा। क्या मैं इतना सवाल कैसे सेट करूँ? भारत में 50 लाख लोगों को एक दिन में कोविड का वैक्सीन लगाया जाता है, तो पूरे भारत के लोगों को लगाने के लिए कितने दिन दरकार होंगे? मैथमेटिक्स में। अब मैं फौरन जवाब नहीं दे सकता, आप नहीं जवाब दे सकते, मुझे कई इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहले तो ये कि भारत की आबादी कितनी है, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, जनरल नॉलेज। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इतनी आबादी है, 50 लाख एक को लग रहा है, तो कितने दिन कितने महीने लग जाएंगे पूरे भारत को लगाने के लिए। Such sort of questions will be put in the examination paper and you will have to be prepared with all these questions. आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको डिजिटल मॉडलिंग बनना पड़ेगा। आपको क्लास में अब अपना लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, इसलिए कि बच्चे भी लैपटॉप लेके आएंगे आगे 8-10 वर्षों में, ये होने वाला है। आप नहीं बोल सकते बच्चों को ओपन योर बुक और मैं कहाँ पढ़ा रहा था, पेज नंबर कितना है, इससे छुट्टी मिल जाएगी हमको। आपका लैपटॉप बता देगा कल क्या पढ़ा रहे थे, आज क्या पढ़ा रहे थे, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों, तो बच्चे बताते हैं टीचर को कल हम ये पढ़ रहे थे, अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं। अभी वो खत्म हो जाएगा, आपको लैपटॉप आपकी मदद करेगा, आपको बताएगा कल आप क्या पढ़ा रहे थे, आज क्या पढ़ा रहे थे। तो लैपटॉप खरीदने की कोशिश कीजिए आप। बातें और भी बहुत है, जिम्मेदारियां भी है टीचर्स की, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो नर्सरी से नहीं, उसके पैदाश से ही अपनी गोद में ले और उसकी एजुकेशन की फिक्र करना शुरू कर दे कि 3 साल बाद इसको देना है। टीचर भी जो है अपने आप को बहुत अपडेट करे, पढ़े ये पॉलिसी को बार बार पढ़े। आपका प्रमोशन भी बहुत आसान नहीं है, मैं तो बता, ये जो हर लेवल के लिए अलग एग्जाम देना पड़ेगा आपको, TET देना पड़ेगा, TET कंपलसरी है। फाउंडेशन के टीचर है, आप दूसरे स्टेज में नहीं जा सकते, TET देना पड़ेगा, तीसरे में नहीं जा सकते, TET देना पड़ेगा। और प्रमोशन आपका कैसा होगा, मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया बताता हूँ इसमें। अभी आज मुझे पता नहीं चलता, मेरा प्रमोशन हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिक, पता नहीं चलता। हर 3 साल के बाद आपका एक टेस्ट होगा और वो टेस्ट रहेगा टीचिंग मेथडोलॉजी टेस्ट, यानी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको अपडेट करो, वो टेस्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, आप वो टेस्ट पास करेंगे तो ये एक है। उसमें फिर 3 लोगों की राय ली जाएगी आपके बारे में, 3 लोगों की। पहले द प्रिंसिपल, वो आपका CR देगा कि हाँ ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। दूसरा स्टूडेंट की राय ली जाएगी, ये टीचर जो है इसके बारे में आपकी क्या रही, प्रमोशन मांग रहे हैं, देना कि नहीं देना, क्लास में सोते हैं, पढ़ाते हैं, मुझसे ही पूछते हैं क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट्स ग्रेडिंग, प्रिंसिपल्स ग्रेडिंग एंड फाइनली द पेरेंट्स ग्रेडिंग। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है इसमें। आपको पेरेंट्स एसोसिएशन बना, PT बनाते हैं ना, PT एसोसिएशन तो आप बनाते ही, तो PT में जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी भी ग्रेडिंग होगी कि टीचर को प्रमोशन देना, आपकी क्या राय है? अरे वो तो पेरेंट्स मीटिंग में कभी नहीं दिखते हमको, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव रिमार्क आया तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि टीचर बनने से बेहतर है आप अपने बच्चों को कलेक्टर बनाइए। और मौलाना से मैं दरख्वास्त करूँगा, एक आखिरी बात बोल के अपनी जगह लूँगा मैं, मोहम्मद सर बोलने वाले मदरसे एजुकेशन पर, कि एक अच्छी बात मौलाना इसमें ये है, अभी जल्दी डिक्लेयर हुई है, कि हमको हुकूमत की नीयतों पर शक नहीं करना चाहिए, पॉलिसी के ड्राफ्ट पे बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। उसमें एक स्टेप ये लिया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कि अकलियतों के जो मसाइल हैं उनका जो भी कहना है मदरसे के ताल्लुक से, स्कूल के ताल्लुक से, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं अकलियतों के, तो हम एक प्रोविजन कर रहे हैं कि आप अपने मसाइल, अकलियती उमूर की जो मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है,
आप अपने मसाइल उन तक ले जाइए, उनको समझाइए, बताइए। अगर वो मिनिस्ट्री, अक़लियती उमूर की जो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्टर अगर आपकी बात मान लेता है और वो रिकमेंड कर देता है, तो हम उसको पॉलिसी का हिस्सा बना लेंगे। तो एक मौका दिया है, मेरे पास वो स्टेटमेंट है मिनिस्टर का जो उसने दिया था। मैं पढ़ के सुना देना चाहूँगा मौलाना को कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को जब ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अक़लियतों के मसाइल को समझिए। अभी हम चिल्ला रहे हैं ना थोड़ा बहुत, तो कोई ज़रूरत नहीं हमको एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाने की। हमारा अपना मिनिस्टर है ना माइनॉरिटी का, उसके पास जाएँ, उसको कन्विंस करें। तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं मौलाना जिसकी ज़रूरत है कि हम एड्रेस करें मिनिस्टर से। और इस सिलसिले में आप अगर कुछ बनाते हैं 5-7 लोगों का ग्रुप और अपने मसाइल को लिख के वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं। यू हैव गॉट द स्टेटस। हम जैसे आम आदमी तो मिनिस्ट्री के दरवाजे तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन उनसे एड्रेस आप लोग जैसे बड़े बड़े अदारे जो है वो जाए तो कर सकते हैं और वो उनकी बात मानेंगे भी। तो उनका जो स्टेटमेंट था माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर का, वो ये था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, आप पढ़ सकते हैं उसको टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि विद अ व्यू टू स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइज madrasa across the country, the minority schools across the country, the Ministry of Minority Affairs has decided to commission a study to find out the status requirements for quality education in recognized minority schools and madrasa. और उसका तर्जुमा कर देता हूँ। पूरे मुल्क में मदारिस को मजबूत बनाने के लिए और उन्हें जदीद बनाने के लिए वज़ारत अक़लियती उमूर ने एक एक्शन कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया है, जो मदारिस और अक़लियती स्कूलों की ज़रूरियात का पता लगाकर उनसे मशवरा करके उनके मेयार तालीम को बुलंद करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, चाहे जाके बात तो करें एक मरतबा, यार हमारे ये मसाइल है, देखो हमको कम से कम हम इतना तो जाके बोलें कि भैया आप जो किताबें बनाएंगे ना, तो अक़लियतों के जज्बात का ख्याल रखें। कोई ऐसी बात ना लाएं कि फिर उसको हमको प्रोटेस्ट करना पड़े। तो लिखेगा लेटर के मुसलमानों से मशवरा कर लो इनके बारे में लिखने से पहले, तो हम बच सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे उमूर हैं जिस पर हम जाके उनसे चर्चा कर सकते हैं। जैसे यही कि उर्दू बी कोर्सेज में, हम उर्दू में बी कोर्सेज चलाना चाहते हैं, मिनिस्ट्री हमारी मदद करे, हमको फाइनेंस करे, तो हम उर्दू में देंगे मटेरियल तैयार करके, मानेगा वो। तो ऐसे जो मेजर कॉज है ना, उस पर बात करनी चाहिए हमको। वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं कि हमको ये 50 कोर्स चाहिए, इसके लिए प्रोविजन करके दो, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दो, टीचर दो। ऐसे जो मूल मुद्दे हमारे, हम अगर चाहें तो मिनिस्ट्री तक ले आकर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। बातें बहुत है, टाइम कम है, मोहम्मद सर को भी बोलना है, मैं पूरा कवर भी नहीं कर सकता, लेकिन आखिर में मैं अपनी राय ज़रूर देना चाहूँगा कि एक्सेप्ट इट एज ए चैलेंज के तौर पर इसको कबूल कीजिए। कोई रास्ता को ईर्ष्या मत कीजिए, इसलिए कि हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को अगर ऊंचा ले जाना चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, तो अल्ताफ भाई बार बार कहते हैं कि हमारे पास एक ही रास्ता है, एंड दैट इज एजुकेशन। अभी शुरू में अभी भी उन्होंने कहा एजुकेशन के अलावा हमारे पास है क्या, है नथिंग। तो एजुकेशन को पकड़िए, इसमें परफॉर्म कीजिए, ऐसा एक चैलेंज एक्सेप्ट कबूल कीजिए। और मेरा रोल, मेरा स्कूल, मेरा मदरसा, ये सेंसिबिलिटी को डेवलप कीजिए कि मेरा क्या रोल है इस पॉलिसी में, मदरसे के लिए मेरा क्या रोल है, मेरे बच्चे के लिए मेरा क्या रोल है, मेरा अपना जो बच्चा है उसके लिए एज ए फादर मेरा क्या रोल है, ये सब तय कीजिए और आगे बढ़िए। इसके सिवा कोई रास्ता उसका है नहीं। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑन, ये शुरू हो चुकी है। मैंने 3 यूनिवर्सिटी का नाम लिया, 3 यूनिवर्सिटी ने शुरू ऐलान कर दिया बाकायदा। तो धीरे धीरे ये 22 से शुरू होगा और आपको भी 22 में एडमिशन लेने की तैयारी शुरू करना चाहिए। कहाँ कैसे एडमिशन लेना है। अमन साहब, यू गो थ्रू द ओरिजिनल Aman Sahab, you go through the original draft of the policy, sort out the things related with the Jamia and the provisions जो है। अब उसके लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो कमेटीज़ बनाई है, मैं सिर्फ उसका, आप बेहतर जानते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ऐलान किया तो उसके साथ ये कहा कि हम
हमने बाकायदा कमेटी तश्कील दे दी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पहली कमेटी उन्होंने बनाया है विजिलेंस कमेटी एंड एनालिटिकल विंग। पहले उन्होंने कमेटी हमने एक कमेटी बनाई है जो एनालाइज करेगी पॉलिसी को, विजिलेंस रहेगी, टाइम टू टाइम सर्कुलर आएंगे उसके बारे में गौर करेगी, और वो अपने सारे जो रिकमेंडेशंस है, तजावीज़ है, वो भेजेगी एग्जीक्यूटिव कमेटी को। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि वो सारे फैसले लेगी। विजिलेंस कमेटी जो रिपोर्ट देगी कि हमको 4 साल इंटीग्रेटेड बीएच कोर्स चलाना है, आप फैसला करेंगे चलाना है नहीं चलाना है। आप लोग हैं कि चलाना है करना है, आप अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को, प्रिंसिपल को, विजय प्रिंसिपल का भी चलाना है अपने 4 साल कोर्स। वो अपना बजट बना के देंगे कि इसमें ये बजट लगेगा, तो उसके लिए एक बजट कमेटी आप तश्कील दीजिए। वो बजट कमेटी में जाएगा, बजट फाइनल होगा और इस तरह से एक काम होगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, यू नो बेटर, you have your own mechanism. I don't want to say anything about that mechanism. You know better your conditions, your working conditions, your teachers, staff, everything you know better, and you can frame better committees than this one. But these are the 4 committees declared by the Delhi University that are declared. With these words, I would like to conclude. Thank you.